जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर आई अपडेट से। आप सबको पता है कि जैसे जैसे तेजस मार्क 2 की रोल आउट की डेट नज़दीक आती जा रही है, इसको लेकर जो रिपोर्ट्स हैं वो चरणबद्ध तरीके से अब आनी शुरू हुई हैं, और एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं वो इस संदर्भ में हमें देखने को मिल रही हैं। और इसी क्रम में तेजस मार्क 2 में एक ऐसी कैपेबिलिटी ऐड होने की खबर सामने आई है जो कि अगर सच हो जाती है तो ये फिर सबसे खतरनाक और सबसे लीथल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन जाएगा, और उसमें अब कोई संदेह बचा नहीं है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए इसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल तेजस मार्क 2 में हमें कई एआई फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित होंगे, और वो जो एआई फीचर्स हैं ये बेसिकली तेजस मार्क 2 के ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क 2 में बेसिकली जो एआई फीचर ऐड किए जा रहे हैं ये इनके सेंसर फ्यूजन पर फोकस करेंगे, जहां पर मल्टीपल जो सिस्टम है जैसे कि रेडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए, या फिर दूसरे सेंसर्स से डेटा लेकर उनको कलेक्ट करेगा और पायलट को एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सिचुएशनल अवेयरनेस है रियल टाइम वो प्रदान करेगा। और ये सिचुएशनल अवेयरनेस एयर टू एयर मिशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये जो एआई होगा ये रेडार डेटा को इसके साथ ही साथ एनालाइज भी करेगा, और जो प्राथमिक टारगेट हैं जो कि हाई थ्रेट टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने और उनको न्यूट्रलाइज करने में पायलट का सहयोग भी करेगा। हालांकि अगर यहाँ पर हम ये कहें कि पूरी तरीके से एमका के सारे एआई फीचर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पायलट हो गए या दूसरे फीचर्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और डिज़ाइन कंस्ट्रेंट के चलते ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर एमका की बात करें तो एमका में जो एआई फीचर ऐड किए जा रहे हैं उसमें हमें जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा, और बहुत सारे हाई रिस्क मिशन है जिन्हें ये बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरा करने में सक्षम होगा। खैर, तेजस मार्क 2 के रोल आउट की बात करें तो ये हमें बेसिकली अक्टूबर में देखने को मिलेगा, या अक्टूबर से नवंबर के बीच देखने को मिलेगा, और इसके टोटल 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और 2028 तक इनके सारे जो टेस्ट हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे, और 2028 के अंत तक या 29 की शुरुआत तक इसको जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो दे दी जाएगी। फेज़ 1 में 120 एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, और फेज़ 2 में हमें 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि फेज़ 2 अपग्रेडेड होंगे, जहां पर इंजन अपग्रेड भी हमें देखने को मिल सकता है, और संभावित है कि वो इंजन हमें इंडिजिनस 110 किलोमीटर इंजन के तौर पर देखने को मिल जाए। खैर, हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना की उस सबसे बड़ी तलाश को रोकेगा जहाँ पर भारतीय वायुसेना को एडवांस फाइटर्स की तलाश है। तो देखते हैं हमें तेजस मार्क 2 का पहला दर्शन कब होता है, क्योंकि हम सब काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। आज भारत के इंटरनेट मीडिया पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक रिपोर्ट सामने आई कि एक ब्रिटिश F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करता है, और जब तक इसको लेकर स्पष्टीकरण सामने नहीं आया, बहुत सारे स्पेकुलेशन या यूँ कहने जो दावे हैं, र्यूमर्स हैं, वो स्प्रेड होने लगे। कुछ ने कहा कि तकनीकी खराबी के चलते ये एयरक्राफ्ट भारत में लैंड किया, तो कुछ का सवाल ये था कि आखिरकार ये एयरक्राफ्ट भारत पहुंचा कैसे, क्या F-35 भारत से गए नहीं, और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन अब इसको लेकर स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। ये F-35 जो भारत में लैंड हुआ है, या यूँ कह लें केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है लास्ट नाइट, ये एक ब्रिटिश F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट था जिसने एक इमरजेंसी लैंडिंग करी थी, और इसको भारतीय नौसेना के MiG-29 के फाइटर ने एस्कॉर्ट किया था। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी, और उसके बाद इसमें जो लो फ्यूल इंडिकेशन है वो देखने को मिले, और इसीलिए इसके जो इमरजेंसी लैंडिंग है भारत में कराई गई, और वहाँ पर इसने ईंधन को लिया, और ईंधन को लेने के बाद ये एक बार फिर से उड़ान भर जाता है। और भारतीय वायुसेना इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं और इनसे जुड़े जो कह सकते हैं खामियां हैं उनसे पूरी तरीके से परिचित थी, और एक ये वेल कोऑर्डिनेटेड लैंडिंग थी जहां पर भारत ने पूरी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को गाइड किया था। यानी कि यहाँ पर कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ईंधन की कमी के चलते एयरक्राफ्ट भारत में लैंड किया था। अब यहाँ पर F-35 भारत में आना भारत के लिए हमेशा से एक रोमांचक विषय रहा है, फिर चाहे वो एरो इंडिया में इनका आना हो या फिर आज की लैंडिंग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट में या यूँ कह लें एक वर्ग है तो ये मानता है कि आने वाले भविष्य में हम इन्हें भारतीय वायुसेना के कलर्स में देख सकते हैं। खैर, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर जो F-35 को लेकर र्यूमर्स थे
उनको अब विराम मिला है। और ये दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं भी जाए ये ध्यान आकर्षित कर ही लेता है, क्योंकि इसको दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर्स में गिना जाता है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये किसी नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा था जहां पर इसने उड़ान भरी थी, लेकिन कम ईंधन के चलते ये भारत में लैंड किया था। अशोक को याद होगा एरो इंडिया 2025 में हमें अभिमन्यु के बारे में पता चला था, जो कि एक CCA है यानी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भारतीय नौसेना और बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से विकसित किया जा रहा है। और इसमें अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ भारतीय नौसेना का ही इंटरेस्ट सामने आया है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना भी एक्टिवली इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से कंफर्म किया गया है कि वो इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं और भविष्य में ये भारतीय वायुसेना की तरफ से देखने को मिल सकता है। अभिमन्यु सिर्फ एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है या एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये आने वाले भविष्य में जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसको रिडिफाइन करेगा और एक ऐसे मैन अनमैन टीमिंग फ्रेमवर्क को सामने रखेगा जो कि एडवांस कैपेबिलिटी के लिए जाना चाहेगा। ये एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि अपने हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए जाना चाहेगा। अब ज़्यादा तो इसको लेकर इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन ये एक AI ड्रिवन एयरक्राफ्ट होगा जो कि बेसिकली 4 मीटर के विंग स्पैन के साथ देखने को मिलेगा। और उसमें हमें एडवांस फीचर्स जैसे कि हमें लो रडार क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो देखने को मिलेगी। और इसकी जो टॉप स्पीड होने वाली है ये 550 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 फीट के आसपास होने वाली है और ये एक वर्सटाइल एसेट होगा नेवल ऑपरेशंस के लिए और एयर ऑपरेशंस के लिए भी। और इस समय भारतीय वायुसेना की नज़र इस पर बनी हुई है। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना इसे अपने MiG-29 के और राफेल M फाइटर्स के लिए देख रही है, तो वहीं भारतीय वायुसेना अपने जो सुखोई 30 MKI है और इसके अलावा राफेल F3R स्टैंडर्ड है उनके लिए देख रही है। आने वाले भविष्य में तेजस प्रोग्राम से भी इसको संलग्न करके देखा जा सकता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि प्रोग्राम मॉनिटर किया जा रहा है और उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमें कैट्स वॉरियर और अभिमन्यु जैसे 2 जो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं वो देखने को मिल जाए भविष्य में और हमारी सेना की ताकत को बढ़ाते नजर आए। क्योंकि आप सब जानते हैं और आपने देखा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स की क्या भूमिका रही है और किस प्रकार पाकिस्तान इनके सामने बेबस साबित हो गया था। हमारे अगली और अंतिम अपडेट प्रोजेक्ट कुश को लेकर आ रही है। प्रोजेक्ट कुश में DRDO काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। अभी कुछ समय पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी। प्रोजेक्ट कुश में हमें अलग अलग जो प्रोग्राम है ये रिकॉर्ड समय में पूरे होते दिखाई पड़ेंगे और इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये हिंट दिए गए हैं कि वो प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत जो पहली मिसाइल है जो M1 इंटरसेप्टर होने वाली है इसका टेस्ट 2025 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, पर सितंबर 2025 से प्रोजेक्ट कुश जो कि M1 मिसाइल का टेस्ट शुरू करने वाला है और ये डेवलपमेंट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट कुश की बात करें तो ये हमारा देसी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें हमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, M1, M2 और M3, जिनकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर के बीच में क्लेम करी गई है और अब सिलसिलेवार तरीके से इनको टेस्टिंग से गुजरना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।